हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, हमारे आज टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? वो है आपका वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, काम और ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक और छोटा सा टॉपिक इसमें आता है, वेव्स यानी कि तरंगे। ठीक है, और एक और टॉपिक आता है आपका छोटा सा, रेडियो एक्टिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेडियो धर्मिता। हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडियो धर्मिता। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक चैप्टर आता है। रेडियो एक्टिविटी का आपका चैप्टर एक छोटा सा आता है। ठीक है, जिसमें हम एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे काम करता है, कैसे बनता है। तो ऑफलाइन क्लासेस में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सिलेबस जब कंप्लीट कराया जाता है तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आज हमारी क्लास है 48। ठीक है, और हमारी टोटल क्लासेस होने वाली 51। तो इसके बाद आपकी 3 क्लासेस अभी और रहती हैं। उन जो 3 आपकी क्लासेस रहती है ना, उसमें एक तो आपका चैप्टर कौन सा होने वाला है? एक तो आपका चैप्टर होगा डिस्कवरीज। एक तो आपका क्या चैप्टर होगा? डिस्कवरीज। और एक नेम्स डिस्कशन का चैप्टर है, नेम्स डिस्कशन का चैप्टर है। ठीक है, नेम्स डिस्कशन। और एक तीसरा आपका जो चैप्टर है वो है आपका मिसलेनियस। ठीक है, जो बचे हुए कभी कभी धोखे से, गलती से कभी पेपर में किसी टॉपिक का क्वेश्चन आ गया तो वो आपका सारा मिसलेनियस में चला जाएगा। ठीक है, तो आपकी 3 क्लासेस होंगी। आपकी क्लास 49 होगी, ये क्लास 50 होगी और ये क्लास आपकी 51 होगी। और जैसे ही ये सारा सिलेबस आपका होगा तो पिछले लास्ट के आपके जो पीछे के 4 से 5 साल के जो आपके PYQ हैं, साइंस के जो PYQ हैं, उनमें से आपका कुछ भी नहीं बचेगा, वो सारे ही आपके रिवाइज हो जाएंगे, सारे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई, हमारे बैच का नाम आपको पता ही है, SSC GD मिशन सफलता बैच। जो GD का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसकी सफलता के लिए शुरू किया गया था। हम 5 टीचर्स ने आपको सारा सिलेबस कराया है। ठीक है, PYQ के फॉर्म में कराया है, किसी टीचर ने अपना सिलेबस की फॉर्म में कराया है। ठीक है, तो सारे टीचर्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक मेरा ही थोड़ा बहुत सिलेबस आपका रहता है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आज का हमारा पहला चैप्टर क्या है? वर्क एंड एनर्जी। और वर्क एंड एनर्जी का पहला सवाल देखते हैं। द लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन, द परेड ऑफ एन आर्मी एंड द फ्री फॉल ऑफ अ हैवी ऑब्जेक्ट आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ विच मोशन? किसी वस्तु का ऊपर से नीचे आना, ठीक है, सेना की परेड, और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, नीचे गिरना, ये सभी किस गति के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो आपके हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि ऋजु रेखीय गति के उदाहरण। ये किसके उदाहरण है? ऋजु रेखीय गति के उदाहरण। ठीक है भाई, अगला सवाल है, द गिवन इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशन S इज इक्वल टू UT 1/2 AT स्क्वायर। तो ये समीकरण जो है वो किससे संबंधित है, किसका संबंध दर्शाता है? तो पोजीशन एंड टाइम का संबंध ये दर्शाता है। किसका संबंध दर्शाता है? पोजीशन और टाइम का संबंध दर्शाता है। यहाँ पे A आपका एक्सेलरेशन होता है, T टाइम होता है, ठीक है, U आपका ये वेलोसिटी वाला होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात करने के लिए कि उनके बीच में पोटेंशियल कितना है, उसका सही सूत्र क्या है? तो उसका सही सूत्र है आपका ये वाला। ठीक है, ये देखो इधर थोड़ा सा गड़बड़ में है बट इधर बिल्कुल सही। एक सेकंड, रुको भाई, रुको भाई, इसको करेक्ट करते हैं। रुको, इसको करेक्ट करते हैं। एक्चुअल में ये करेक्ट अगर जब लिखेंगे तो ये आएगा आपका क्या? ये आपका आएगा V इज इक्वल टू W/Q। ये आपका सही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D ये सही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक power stations generate electricity by using the force of water that falls into the turbine and spin the shaft। आपको पता है कि ये बिजली बनाने का यंत्र होता है। by rotating the shaft of the turbine
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करते हैं, जिसमें आपके पानी गिरता है और टरबाइन घूमते हैं, ठीक है। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाकर पानी की संभावित ऊर्जा को डैश किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी में। ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, एक्चुअल में ये आना नहीं चाहिए था। इनटू डैश आप कर सकते हो इसको, इनटू डैश पूछा हुआ है कि किस एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हो टरबाइन को घुमा के। मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी, मतलब कौन कौन सी एनर्जी का योग होता है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, आपका गतिज ऊर्जा का जो है वो योग होता है, सम होता है, दोनों को मिला के ही आपकी बनती है। अगला सवाल है, द इंग्लिश साइकिस्ट जेम्स प्रिस्कॉट जूल आउटलाइन द बेसिस ऑफ द डैश। अंग्रेजी भौतिक विज्ञान जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने किस आधार को रेखांकित किया है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया है, आपका जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने। अगला सवाल है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी आर द कंपोनेंट ऑफ इट्स एनर्जी। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा के घटक हैं, तो किस ऊर्जा के घटक हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी के हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। अगला सवाल है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो विस्थापन के साथ गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है, वर्क, यानी कि आपका कार्य कितना हुआ है। एक फॉर्मूला पूछा गया है सिंपल सा आपका इसमें। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का पूछा है, तो वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम, ठीक है, उसमें गुरुत्व भी है और वो स्थिर भी है, पानी जो बांध के पीछे है, मतलब अभी छोड़ा नहीं गया है, रोका हुआ पानी। Power exerted by an object moving in a straight line is equal to force multiplied by। एक सीधी रेखा में गति करने वाली वस्तु द्वारा लगाई गई शक्ति बल तथा गुणनफल के बराबर होती है, तो किसके गुणनफल के बराबर होती है, तो वेलोसिटी, ठीक है, वेग के गुणनफल के बराबर होती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। हमारे पास दो तरीके की राशियां होती हैं, एक होती है सदिश राशि और एक होती है हमारी अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि, सदिश राशि जो होती है वो राशि होती है जिसके पास दिशा हो, जिसके पास दिशा हो, और अदिश राशि वो होती है जिसके पास दिशा ना हो, जिसके पास डायरेक्शन ना हो। इनमें पूछा है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि बतानी है, तो वर्क, ठीक है, जो काम है वो किसी भी दिशा में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, काम तो काम है। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका नया चैप्टर शुरू हो गया है, वेव्स, ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। विच टाइप ऑफ रेडिएशन designates a part of the electromagnetic spectrum with frequencies approximately from 30 GHz and to 3 kHz or equivalent wavelength approximately from 1 mm to 100 km। निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग इतने से इतने की आवृत्ति वाले समतुल्य लगभग इतने mm और इतने किलोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है, तो कौन ऐसा करता है, तो रेडियो वेव्स ऐसा करती हैं, और रेडियो वेव्स इसीलिए आपके एटमॉस्फेयर के बिल्कुल ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब
The full range of light that is generally divided into regions of wavelength and in the order of increasing energy and frequency. विद्युत चुंबकीय वर्ग क्रम वर्ण क्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो कितने आपकी रेंजेस में वो करता है पूछा है, तो 7। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है बट बहुत बेसिक चीज पूछी गई है, बस घुमा फिरा के उसने पूछ लिया है। Which of the following techniques use a combination of a large magnet and radio waves to view the organs and structures inside our body? तो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, कौन सी ऐसी तकनीक है जो हमारे शरीर के अंदर अंगों और संरचना को देखने के लिए एक चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? तो ऐसी है आपकी मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। Which of the following is the horizontal distance between successive cracks? ये पता नहीं क्या आ गया है, ये हटा लो यहां से। दो क्रमागत, अच्छा, शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? बिटवीन, ये 2 यहां आएगा, बिटवीन 2 सक्सेसिव। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा? वेवलेंथ्स, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अगला सवाल है, आ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड ऑफ द पेंडुलम। तो एक साधारण जो पेंडुलम होता है में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का टुकड़ा लटका होता है, जिसे एक कठोर स्टैंड से, जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को पेंडुलम का डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? बोब कहा जाता है। मतलब जो लटकाई हुई है धातु की, उसको क्या कहा जाएगा? उसको बोब कहा जाएगा। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज। किस वस्तु की गति को आगे या पीछे के रूप में जाना जाता है? तो किस वस्तु की गति को? वाइब्रेशन की को, कंपन को। अगला सवाल है, फॉर अ वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड इज इक्वल टू। एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य को समान अवधि से, समय अवधि से विभाजित करने का पर बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेव वेलोसिटी, यानी कि कला अंतर, सॉरी तरंग वेव, उधर ऊपर नीचे हो गया है, तरंग वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी हुई हैं भाई। इफ द constituents of medium oscillate along the direction of wave propagation, we call the wave a transverse wave. यदि माध्यम से घटक तरंग प्रसार की दिशा में दोलन करती है तो हम क्या उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं? नहीं, अनुप्रस्थ तरंग तो काटने वाली होती है, ये तो गलत हो गया। अगला पढ़ते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वेव हैविंग द सेम फेज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द वेवलेंथ। एक मिनिमम जो डिस्टेंस बनता है दो बिंदुओं के बीच में, वेव का एक फेज के बीच में, ठीक है, एक टाइम के लिए, तो वो क्या वेवलेंथ कहलाता है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट एट विच अ वेव मूव्स थ्रू द वाटर एंड इज मेजर्ड इन नॉट्स। वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में वापस जाता है? तो वो है आपकी वेव स्पीड। ठीक है, तरंग की गति, आपकी तरंग की गति को मापा जाता है ऐसे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? तो लाउडनेस की यूनिट क्या है? तो डेसिबल भी है, फोन भी है, बेल भी है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रबलता की इकाई। अगला सवाल है हमारा, डैश वेव्स आर ऑल्सो नोन एज हीट। कौन सी वेव जो है वो तरंग ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जानी जाती हैं? तो इंफ्रारेड वेव्स।
इंफ्रारेड वेव्स अवरक्त तरंगे जो होती हैं उनको आपका हीट तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है द वेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम आर वेव्स। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे हैं, तो कौन सी तरंगे हैं? तो माइक्रो वेव्स, आपकी माइक्रो तरंगे जो हैं वो रडार सिस्टम में आपकी यूज की जाती हैं। अब एक नेक्स्ट चैप्टर और रह गया है आपका छोटा सा, दैट इज रेडियो एक्टिविटी, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट पावर्स द अर्थ इंटरनल हीट इंजन। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन की शक्ति किससे प्राप्त होती है? आंतरिक ऊष्मा इंजन की शक्ति तो रेडियो एक्टिव एनर्जी से प्राप्त होती है, ठीक है, रेडियोधर्मी ऊर्जा से प्राप्त होती है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्यूल्स इज द डिवाइस नेम टोकामाक एसोसिएटेड। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? एटॉमिक, आपका जो फ्यूल होता है उससे संबंधित है, परमाणु फ्यूल से, ठीक है, एटॉमिक फ्यूल से, परमाणु ईंधन से संबंधित है। एक मिनट, अच्छा ये हो गया है। अगला सवाल है नेम द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ऑल्सो एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दैट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। परमाणु विक्रियाओं में उत्पन्न उच्च आवृत्ति विकिरण का नाम बताइए जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सी है? आपकी गामा रेस है, ठीक है, गामा रेस, गामा किरणें। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन अल्फा पार्टिकल्स। तो इनमें से कौन सा अल्फा कण को दर्शाता है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि He42 ऐसे, ठीक है। अगला सवाल है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच रिएक्शन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब किस रिएक्शन पे बेस है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है कि दो नाभिक आपस में जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। दूसरा एक आपका नाभिकीय विखंडन होता है जो यहाँ लिखा है, विखंडन का मतलब है एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है, ये फर्क होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो किस इक्वेशन पे बेस आपका होता है? तो E इज इक्वल टू mc², और ये किसने दी थी? आइंस्टीन ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। डैश रिसीव द वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1901 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। किसको जो है वो सबसे पहले फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1901 में एक्सरे की खोज के लिए? तो विलियम रॉन्टगन, विलियम रॉन्टगन, ठीक है, इनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का। तो आज के सवाल भाई हमारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, आज का चैप्टर हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो हम डिस्कवरीज के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कवरीज वाले चैप्टर के साथ हम आपसे मिलेंगे, ठीक है भाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्लास में मिलते रहेंगे, तो अगली क्लास में मिलते हैं।